Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Love is immortal. We always love and with Wangshan. I know guys, लगभग 2 से 3 महीने के बाद मैं इस चैनल पे अब कुछ अपडेट कर रही हूँ और वो भी आई विल रूइन योर लाइफ का नेक्स्ट एपिसोड नहीं है, एक वन शॉट लेकर आई हूँ। मुझे पता है आप लोग क्या पूछने वाले हो, पुराना क्यों ख़त्म नहीं करते हो, नया चालू कर देते हो। सो मैं इसके लिए यही कहूँगी कि मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने कहा था ना, मैं एक एपिसोड में सारा ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं ऐसा नहीं है बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ। मेरी इच्छा है कि मैं उसको अच्छे से ख़त्म करूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जो पुरानी स्टोरीज़ है ना उन्हें फ़िनिश तो करूँगी पर थोड़ा टाइम लेके करूँगी ताकि वो अच्छे से फ़िनिश हो सके। सो प्लीज़ वेट करने के अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बस मुझे गालियाँ दे सकते हो, वो काम कर सकते हो। खैर इस बहाने तुम लोग कमेंट तो करोगे, करते भी नहीं हो। बस मैं इस बार लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा शानवांग एफएफ। आई गेस कि मैंने ऐसी कोई स्टोरी अब तक इस चैनल पे तो बिल्कुल भी शेयर नहीं की है। मैं हमेशा बहुत डिफरेंट टाइम की थीम्स लेकर आती हूँ, ये एकदम डिफरेंट है। इनके कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब जो सोसाइटल डिफरेंस होता है ना वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हम लोग हमेशा प्यार को प्यार नहीं समझते हैं, एक व्यापार समझते हैं। ज़्यादा लोग तो ऐसा ही करते हैं ना सोसाइटी में। तो सोसाइटी के इस व्यापार से कैसे ये टीनेजर बॉयज़ निकलेंगे प्यार को पाने की तरफ। ये एक कॉलेज बेस्ड लव स्टोरी है जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन हाँ बहुत मज़ेदार होगी, आप लोगों का मूड ज़रूर फ्रेश हो जाएगा, काइंड ऑफ गारंटी दे सकती हूँ। तो चलिए आज के इस प्यारे से स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं जिसकी थीम कॉलेज लव है। हम देखते हैं यूनिवर्सिटी का सीन जहाँ पर 4 दोस्त बैठे हुए हैं। चारों की पर्सनालिटीज़ एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। जहाँ पर है पहला इंसान लानवांग जी। लानवांग जी एक क्यूट बॉय है, एक ऐसा क्यूट बॉय जो हमेशा सबको पसंद आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़का है लेकिन वो रहता लड़कियों की तरह है। उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट रहता है हर किसी से और इसके लिए उसे कई बार ट्रोल भी किया जाता है। पर वांग जी को संभालने के लिए उसके दोस्त हैं जो हमेशा उसका साथ देते हैं, इसलिए इतना उसे असर नहीं पड़ता है। वांग जी जो स्पेक्टिकल्स पहनता है, हाथ में एक वॉच उसके हमेशा रहती है, उसके थोड़े से लंबे बाल हैं, कानों में ईयररिंग्स पहनता है वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके के। हर बार वो बदलता है, हर हफ्ते में उसका एक ईयररिंग बदल जाया करता है। उससे उसके नेल्स हमेशा डन रहते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े नाखून नहीं रखता है वो, लेकिन हाँ हमेशा बहुत ही क्यूट नाखून रखता है जो कि एक डॉल की तरह लगते हैं। वो मोर लाइकली टू बी अ गर्ल की तरह है, पर हाँ वो एक लड़का है, ये बात सच है। और वो इस चीज़ को नकारता नहीं है लेकिन वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है। वो जो भी है ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। वो पूरी तरीके से लड़की नहीं है और ना ही पूरी तरीके से लड़का है। वो अपने आप को पहचानता है और ख़ुद के ऊपर प्राउड फील करता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने आप को पहचान कर अपने असली रूप में रह सकता है। हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, हर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि अपने आप को पहचान कर अपनी सही जगह पर रह सके। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। और इसी तरीके के हैं उसके दोस्त, उसकी दोस्त वैन किंग जो कि एक टॉम बॉय है। एक ऐसा टॉम बॉय हमेशा लड़कों की तरह बात करना और खुलेआम मारपीट करना। एक पल को वांग जी हेसिटेट करता है मारपीट के लिए क्योंकि उसके सेंसेस बोलते हैं कि क्यों ही मारपीट करे, पर वैन किंग बाप रे, हर किसी फाइट में ना घुसेड़ना उसका एक अलग अपना तरीका है। किसी के साथ भी लड़ने लगती है। उनके यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और चारों दोस्त एक साथ वहाँ से निकलते हुए आ रहे हैं, जिनमें है वैन किंग, लान वांग जी का ही बड़ा भाई लान से चेन और है हुए सांग जो कि माचो मैन है, हमेशा चिल रहने वाला और बस मस्ती करने वाला। पढ़ाई में भी इतना बुरा नहीं है लेकिन हाँ उसे अदर चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो उसे बाकी सारी चीज़ें पसंद है, स्पेशली सिंगिंग करना उसे बहुत पसंद है। हुसैन की जो फैमिली है वो उसे इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती है लेकिन उसके दोस्त हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ है लान ब्रदर्स, लानवांग जी और लान सिचन।
दोनों हमेशा एक साथ ही नज़र आते हैं। दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। लान सेचेन खुद भी वांगजी की तरह हरकतें करता है। उसके भी अच्छे से लंबे बाल हैं, बस वो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनता है। उसके नाखून बने नहीं होते हैं जिस तरीके से वांगजी रखता है। पर हाँ, वांगजी और लान सेचेन का ड्रेसिंग सेंस काफ़ी हद तक एक जैसा है। वो लोग कभी कभी इसे मात खा जाते हैं कि ये लान वांगजी है या लान सेचेन है। ये एक ग्रुप है जो अभी अपने यूनिवर्सिटी के पहले दिन कॉलेज में आता है। कॉलेज में आते ही वो सीनियर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। सीनियर्स के हत्थे चढ़ते ही बेचारों की तो हवा निकल जाती है, क्योंकि सीनियर्स उसे आसानी से जाने नहीं देने वाले थे। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिनकी रैगिंग चल रही थी, जिनमें से किसी के कपड़े निकालने को कहा गया था, तो किसी को किस करने के लिए, तो किसी को बस ग्राउंड में चक्कर मारने के लिए बोल दिया गया था, तो किसी से बोला गया था कि सामने जो व्यक्ति आ रहा है उसे जाकर गालियाँ दो, तो किसी से कुछ और कहने के लिए बोल दिया था। अब वहाँ पर खड़े हुए थे 8 लोग, 4 जिनका ग्रुप वांगजी, सिचेन, वैनकिंग और होसांग थे, और दूसरे ग्रुप में कोई 4 लोग थे जो कि एकदम अलग थे, जिनमें से एक जो सबसे बड़ा वाला लड़का था वो कुछ ज़्यादा ही मस्कुलर था, जिसे देखकर ही डर लग रहा था। उसकी रैगिंग करते हुए उसकी शर्ट निकालने को बोला गया था। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा मस्कुलर थी कि वहाँ पर लड़कियाँ चिल्लाने लगी थी। सीनियर्स में काफ़ी सारी लड़कियाँ भी थीं जो उस लड़के पर पहली नज़र में फ़िदा हो गई थी। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ज़्यादा हैंडसम। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आया था, जैसे सब लोग देख रहे थे। उसकी वो लाल रंग की शर्ट जो उसके हाथ में थी, और उसका जींस जिसकी कमर से नीचे था, जिससे उसकी बैली भी दिख रही थी। उसके 6 एब्स, उसकी शोल्डर ब्लेड, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से नज़र आ रही थी। उसके पास में ही एक और लड़का खड़ा था जो उसी की तरह मस्कुलर था, उसी की तरह बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसके पास में एक लड़की थी जो काफ़ी क्यूट है, इतने क्यूट कि उसके गाल भी ब्लश किए जा रहे थे अभी भी। वो लड़की बहुत प्यार से पूछती है, मुझे क्या करना होगा सीनियर ब्रदर। जो सीनियर था वो उस क्यूट लड़की को देखकर बस लार टपकाया जा रहा था। वो उससे पूछता है, सबसे पहले तो तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है, मेरा नाम यानली है सर। सीनियर ब्रदर, मुझे यहाँ बहुत धूप लग रही है, बहुत धूप है। अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो मेरा निखार चला जाएगा, और अगर मेरा निखार चला गया तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। वैसे भी मैं मेकअप करके निखार लाने में विश्वास नहीं करती, तो क्या मैं इस धूप से हटकर कहीं छाँव में खड़ी हो जाऊँ। वहाँ देखिए आपके पास में जगह है, उस बेंच पे, क्या मैं वहाँ आकर बैठ सकती हूँ। ऐसा बोलते हुए यानली अपनी आंखों को ब्लिंक किए जा रही थी। उसकी इस क्यूटनेस को देखकर कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता है। वो सीनियर यानली को बैठने की परमिशन देता है और उसके पास बैठते हुए पूछता है, और तो तुम किस फील्ड से हो? आई मीन इंजीनियर या फिर कंप्यूटर साइंस, आर्ट डिपार्टमेंट, किससे हो? यानली कहती है, आर्ट डिपार्टमेंट से हूँ मैं। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं सर? वो सीनियर कहता है, मैं इंजीनियरिंग से हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई यानली। यानली भी कहती है, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। वो तीनों है ना, वो मेरे दोस्त हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं, और मैं जिसे पसंद करती हूँ उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। यानली ऐसा बोलकर उसे एक ऐसा रुख देती है जैसे कि वो उसे हिंट दे रही हो। और वो सीनियर लड़का तुरंत उन 3 लोगों की तरफ देखता है जिसकी तरफ यानली ने इशारा किया था, जिनमें से वो 2 मस्कुलर लड़के और एक और लड़की खड़ी हुई थी। जो एक और लड़की खड़ी हुई थी वो भी बहुत क्यूट थी, लेकिन हाँ, वो बहुत रूड थी। वो बात नहीं कर रही थी, चुपचाप खड़ी हुई थी और यानली को घूर कर देख रही थी, जैसे कि वो यानली से कहना चाहती हो कि तुम ये सब कुछ करना बंद करोगी, मैं सच में तुम्हें मार डालूँगी। पर यानली शायद ऐसा कुछ करने वाली नहीं थी। वो सीनियर से कहती है, सर, वो मेरी दोस्त है म्यान। अगर वो भी धूप में खड़ी रही तो उसका भी निखार चला जाएगा। मैं जानती हूँ
वो थोड़ी सी रूड है, अकड़ू है, पागल है, पर खूबसूरती को इतने ऐसे आसानी से गवाया तो नहीं जा सकता ना। तो मैं सोच रही थी कि वो भी, पसीना कहता है हाँ 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 बुला लो उसे, बुला लो। तुम्हारा नाम क्या है? म्यान। तुम भी आकर यानली के पास बैठ जाओ। वैन किंग तो एकदम आंखें घुमाए जा रही थी ये देखकर। उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना कि वो बता नहीं सकती है। वांग जी को देखकर वो सीनियर कहता है, ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी कहता है, मैं लड़की नहीं हूँ सर, मैं लड़का हूँ, मेरा नाम है लाइन वांग जी। वांग जी जिसका चार्म किसी से छुपता नहीं है, भले कोई लड़का स्ट्रेट ही क्यों ना हो, पर वांग जी का चेहरा देखते ही उसमें गुम हो जाया करता है। जब वहाँ पर दो लड़के खड़े थे ना, अब सीनियर उनसे पूछता है, तुम दोनों बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो सबसे मस्कुलर वाला लड़का कहता है, मेरा नाम वी वुशियान है। और उसके पास वाला लड़का कहता है, जियांग चेंग। फिर बाद में वो जो 3 लोग बचे थे वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लांग सिचन, वैन चिंग। वैन चिंग ऐसा बोलते हुए अपनी आंखें घुमा लेती है। फिर आती है हुसैन की बारी। हुसैन कहता है, होए सांग, अब हम लोग जा सकते हैं, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। होए सांग बोलता है। वो सीनियर खड़ा होते हुए पूछता है, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है? वैन किंग तुरंत आगे आगे कहती है, बहुत जल्दी पड़ी है, एक्चुअली तुमसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ये बेवकूफ़ी सी रैगिंग के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों को जाने दो तो बेहतर होगा। यू नो व्हाट, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना तुम। ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसमें मेरे डैड का एक हिस्सा है, मेरे डैड इसके इन्वेस्टर में से एक है। अगर तुमने अभी हमें नहीं जाने दिया तो बहुत बुरा होगा। मैं अभी कॉल करती हूँ उन्हें। वो सीनियर कहता है, हे गर्ल, इतना क्यों हाइपर हो रही हो? रैगिंग ही तो कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें अपने कॉलेज का फर्स्ट डे याद रहेगा। वेल, तुम्हें एक सिंपल टास्क देते हैं। मुझे लगता नहीं है तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट होगा, देख कर ही लग रहा है। एक काम करो, यानली, तुम जाओ और वैंग किंग को एक थप्पड़ मार के आओ। यानली कहती है, सर अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे हाथ में दर्द होगा, मैं नहीं कर सकती। वो सीनियर कहते हैं, कोई बात नहीं, नहीं होगा ज़्यादा दर्द, धीरे से थप्पड़ मार के आओ, जाओ। वैन किंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकते, इसकी रैगिंग हो रही है। यानली वैन किंग के पास आके कहती है, आई एम सॉरी जे, मुझे आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा, पर मैं क्या करूँ, मुझे फोर्स किया जा रहा है। वैन किंग आज अपना सर घुमा लेती है क्योंकि उसे इस लड़की पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कितनी बनावटी है ना ये। वैन किंग कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए कहा है ना, मारो और निकलो। वैसे भी मुझे तुम जैसी बारबी गर्ल से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानली जिसे बहुत बुरा लगता है वो कहती है, जे मैं तो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, आपको इतना रूड होने की ज़रूरत नहीं थी। एक थप्पड़ मारने के बाद में, जिसमें बस हल्का सा गाल को टच करती है और वहाँ से यानली चली जाती है। और अब रैगिंग बाकी सबकी भी हो जाती है। तो अब उनकी क्लास में जाने का टाइम था। क्लास में पहुँचने के बाद में सब लोग आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर उनके फर्स्ट लेक्चर के लिए उनके टीचर आते हैं। सब लोग एक ही डिपार्टमेंट से नहीं थे, अलग अलग से थे। यानली जिसके डिपार्टमेंट में वांग जी और लांग सिचन थे, जहाँ पर यानली जिसे लांग सिचन और वांग जी के बीच में ही बिठाया गया था। तो उन दोनों से बात करने की कोशिश करती है और वांग जी भी बहुत आराम से बात करता है। यानली पूछती है, तुमने कहा तुम्हारा नाम वांग जी है ना? वांग जी कहता है, तुम चाहो तो मुझे लंजा बुला सकती हो, वैसे भी हमारा यहाँ कोई दोस्त नहीं, हम बस आपस में ही एक दूसरे को जानते हैं। लांग सिचन कहता है, सही कहा, तुम मुझे सिचन कह सकती हो। यानली कहती है, मेरे दोस्त थोड़े से पागल हैं, तो तुम उनका बुरा मत मानना। हाँ, क्या है ना, चेंग और आचंग दोनों एक जैसे हैं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, तो अगर वो लड़ने आए ना तो प्लीज़ मत लड़ना, वो दोनों पागल हैं। वांग जी कहता है, हमारे दोस्त भी ऐसे हैं। वैन किंग, तुमने देखा उसे, वो हमेशा लड़ती रहती है और होए सांग उसका साथ देता रहता है, दोनों एक जैसे हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वैन यानली जो है ना वो हंसने लगती है।
हम देखते हैं म्याम म्यान और होसांग एक ही डिपार्टमेंट में थे। फिर वीइंग और वैनकिंग और जियांगचेंग एक डिपार्टमेंट में थे। ये लोगों का डिपार्टमेंट अलग अलग है पढ़ने के लिए। क्लास के बाद ये लोग कैंटीन एरिया में मिलते हैं, जहाँ पर यानली, वांगजी और सिचेन की दोस्ती थोड़ी ठीक लग रही थी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और नॉर्मल था। जहाँ पर वैनकिंग, जिसने ना तो जियांगचेंग से बात की थी और ना ही विंग से बात की थी। म्याम म्यान और होसैंग भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। दोस्त बने थे तो वांगजी, सिचेन और यानली। तो यानली अपने दोस्तों के साथ में उन्हें मिलवाती है और बाकी 3 दोस्तों को भी वांगजी मिलवाता है। जहाँ पर वैनकिंग, वो तो मुंह बनाए जा रही थी क्योंकि उसे ना इन लोगों में से कोई भी पसंद नहीं है और सबसे ज़्यादा तो उसे बारबी गर्ल पसंद नहीं आई है, मतलब यानली। वो लोग वहीं बैठ कर के बातें करते रहते हैं। अब उनके दिन यूं ही बीतने लगे थे, जहाँ पर हमेशा उन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी तो होसैन और म्याम म्यान के बीच। म्याम म्यान जो चिड़चिड़ी लड़की है, उसे कोई पसंद नहीं आता कभी भी। वो शक्ल से ज़रूर अच्छी है, पर हाँ, उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सच में अच्छी नहीं होती हैं, बस उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे लड़कों से चिढ़ है थोड़ी सी। तो एक दिन जैसे ही होसांग और म्यामान को एक ही साथ पार्टनर बना दिया जाता है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो म्यामान तुरंत खड़ी होकर के अपोज करती है उसे और बोलती है, सर क्या आप मुझे कोई और पार्टनर नहीं दे सकते? मैं इस लड़के के साथ काम नहीं करना चाहती हूँ। सर भी कहते हैं, मतलब हुसैन भी कहता है, ऑफ कोर्स सर, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है एक जैसी चिड़चिड़ी लड़की के साथ में काम करने के लिए, मुझे कोई दूसरा पार्टनर दीजिए। पर सर कहते हैं कि अब तो तुम दोनों को साथ ही काम करना पड़ेगा। एक क्लास में रहते हुए किसी के बीच में दुश्मनी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसलिए तुम दोनों को दोस्ती तो करनी पड़ेगी। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क उन्हें आर्ट गैलरी में जाकर करना था। आर्ट गैलरी से जितनी भी आर्ट थी उनके रिगार्डिंग उन्हें एक रिसर्च करनी थी, ये उनका काम था। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जो यानली थी वो भी वांगजी और सचिन के साथ में घुल मिल रही थी। और चैंग जो कि सचिन के साथ ही घूमता रहता था, जब भी कैंटीन की बारी आती वो सचिन के साथ निकल जाता। तो हम अब जियांगचेंग और लांस जिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं। सचिन कहता है, तो बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? चैंग कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्लास में बोर होता रहता हूँ। काश कि मैंने आर्ट ही लिया होता, ताकि मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकता। तुम लोगों की दोस्ती ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर मेंबर्स। मैं अब तक किसी को नहीं जान पाया हूँ, इतना टाइम हो गया, और विंग के अलावा मैं किसी से बात नहीं कर पाता। लास्ट जन कहते हैं, अजीब है ना, जिन्हें दोस्त चाहिए होते हैं उन्हें मिलते नहीं, और जिन्हें नहीं चाहिए होते हैं वो लोगों से घिरे रहते हैं। अजीब ही बात है। सही है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पूछूं? पूछो, क्या पूछना है? तुम और वांगजी। लांसन तुरंत कहता है, तुम पूछना चाहते हो कि हम लोग ऐसे ड्रेसअप क्यों करते हैं, यही ना? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तो तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं बताऊँ। लांसन तुरंत कहता है, ऐसी बात नहीं है, दरअसल हम दोनों गे हैं। हाँ? जियांगचेंग अपना मुंह खोल के सचिन को देखता है। सचिन कहता है, इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल है, पर हम इन्हें नॉर्मलाइज करना नहीं चाहते हैं। चाइना में लोग किस तरीके से देखते हैं गेस को मुझे पता है, पर ये नॉर्मल है ना। हम लोगों ने नहीं चुना था कि हम लोग गे हो, है तो है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वेल, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरे और वांगजी के 2 डैड हैं। असल में हमारी मॉम की जब डेथ हुई थी उसके बाद हमारे डैड बहुत अकेले हो गए थे, और फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि फैमिली प्रेशर की वजह से उन्होंने मॉम से शादी तो की थी, और फैमिली प्रेशर की वजह से हम दोनों का बर्थ भी हुआ, बट एक्चुअली उन्हें लड़के ही पसंद थे और उन्हें अपने कज़न से प्यार था। तो इवेंचुअली वो दोनों साथ में हैं। ओह, बहुत अलग है, मेरी फैमिली तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वैसे तुम तो स्ट्रेट हो ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जियांगचेंग कहता है। सही है, मैं तो स्ट्रेट हूँ।
मुझे प्रॉब्लम क्या होगी। ऐसा बोलते हुए उसकी आंखें नीची हो गई थी। लांस जेन कहता है, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जियांग चेंग कहता है, दरअसल बात यह है कि मैंने अब तक किसी को डेट नहीं किया है और मुझे समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। मेरा मतलब विंग को देखो, उसने अब तक 4 लड़कियों को डेट करके छोड़ भी दिया है। मुझे अब तक कोई लड़की पसंद नहीं आई है। लास्ट दिन कहते हैं, तो तुमने क्या सोचा है? हाँ, जियांग चेंग कहता है, दरअसल जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं इन 2 लड़कों को किस करते हुए देखा था। तुम किसी को बताना मत, हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊँगा। बोलो, तुमने उन्हें किस करते हुए देखा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे कि मुझे कुछ सेंसेशन फील हुई जो मुझे नॉर्मली नहीं होती। तो तुम्हें शक है कि तुम्हें लड़के पसंद है ना? ऐसे मत बोलो, डायरेक्ट कोई सुन लेगा तो। लांस जेन कहता है, चैंग, अगर तुम्हें ये सच्चाई जाननी है ना तो सबसे पहले तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा। लोग क्या कहते हैं इस बारे में सोचना छोड़ दो। अगर तुम वो सोचते रहे तो तुम बस प्रेशर के अंदर आ करके और फंसते ही रहोगे, जूझते रहोगे परेशानियों से, और कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है तुम खुद को समझो। लोग अपने लिए हर किसी से लड़ जाते हैं, तुम अपने आप से नहीं लड़ पा रहे हो। चैंग कहता है, मुझे बस समझ ही नहीं आता है, अगर मैं सच में गे हुआ तो मैं कैसे फैमिली को बताऊंगा, कैसे सोसाइटी का सामना करूंगा। लोग मुझे गे कह के चिढ़ाएंगे, वो मेरे बारे में गलत बातें करेंगे। अगर मेरा कोई पार्टनर भी हुआ तो गंदे गंदे सवाल करेंगे। लांस जेन कहता है, चैंग, मुझे लगता है तुम ज़्यादा सोच रहे हो। तुम्हें पता है हमारे चाइना में कितने सारे लोग हैं। तुम्हें लगता है सबके पास इतना समय होगा कि तुम्हारे बारे में सोचे? कोई नहीं सोचता है। तुम कुछ भी करो, कोई तुम्हारे बारे में बात नहीं करेगा, और करता भी है तो कितने दिन के लिए, कितने मिनट के लिए, कितने घंटे के लिए करेगा। लोग भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। तो लोगों के बारे में सोचकर तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर लोगों ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। सोचकर क्या होगा? वो सोचेंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी पर असर आएगा क्या? तुम्हारी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुमने कहा। कब तक नहीं करेगी? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल? चैंग, एक समय आता है जब फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है। जियांग चेंग कहता है, तुम्हारे फादर को किया? सुजैन कहते हैं, तभी तो मैंने कहा कि फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंटल देखा है ना। मेरे डैड्स, जिन्हें हमारी फैमिली ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने किया ना, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, चीज़ें नॉर्मल होती हैं। और जो लोग नहीं करते हैं उन्हें तुम्हारी चिंता ही नहीं है। तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो तुमसे सच में प्यार नहीं करते, उनके लिए तुम अपनी प्यार को क्यों छोड़ोगे? क्यों तुम अपने आप को बर्बाद करोगे ये सोचकर कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, जिन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पड़ी ही नहीं है। चैंग, जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वो तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, वजह जानने की कोशिश करेंगे। और प्यार होता है। अगर तुम्हें लड़के पसंद हैं तो ट्राई करो, किसी को डेट करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें लड़के पसंद हैं भी या बस तुम्हारे मन का कोई वहम है। जियांग चेंग कहता है, पर अगर मैं किसी से कहूँगा कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ तो तुम्हें लगता है कोई लड़का मानेगा? मेरा मतलब वो लोग मुझे गे कह के चुराएंगे, और हो सकता है कि ये बात सब में फैल भी जाए। मुझे पता चलने से पहले ये बात फैल गई तो मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो। चलो कुछ ट्राई करते हैं। जियांग चेंग पूछता है कि क्या? लांस जेन उसे टेरेस पर लेके जाता है और वहाँ जा करके उसे दीवार पे पुश करते हुए उसके करीब आता है और कहता है, क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? जियांग चेंग के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जियांग चेंग कहता है, तो तुम ये क्या कर रहे हो? लांस जेन जियांग चेंग के करीब आता है, बहुत करीब, इतना कि उनके सांसें भी एक दूसरे में मिक्स हो गई थी। जियांग चेंग कहता है,
सचिन। सचिन कहता है तुम्हें जो महसूस हुआ ना उससे पता चलेगा तुम्हें सच में लड़के पसंद हैं या नहीं, क्योंकि मैं भी तो एक लड़का हूँ ना। जियांग चेंग सचिन को बस दीवार पर धकेल देता है और पता नहीं उसे क्या होता है, अचानक से वो सचिन को किस करने लगता है। सचिन तो एक पल के लिए रुकता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। जियांग चेंग कुछ सेकंड के बाद अलग होता है और कहता है मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ और मैंने ये कर दिया। तुम्हें लड़के पसंद है चेंग। चेंग चुप हो गया था। सचिन का रिएक्शन वैसा कुछ पैनिक करने वाला नहीं था। सचिन कहता है इस बात का ये सबूत है कि तुम्हें लड़के पसंद है। तुम इतना इम्पल्सिव बिहेव लड़कियों के सामने नहीं कर पाते होगे ना, मैंने देखा है। तुम्हें लड़कियों से घिरे रहते हो, पर तुम ऐसा रिएक्शन कभी नहीं देते जो तुमने अभी दिया। जियांग चेंग कहता है तो मुझे सच में लड़के पसंद है। हाँ, और तुमने मुझे किस किया है, भूलना मत। जियांग चेंग कहता है आई एम सॉरी। लास्ट जैन जो अपना सर झुका लेते हैं, फिर वो अचानक से पूछते हैं क्या तुम्हें मुझे किस करके सॉरी फील हो रहा है, या फिर तुम बस इसलिए सॉरी बोल रहे हो क्योंकि तुमने मेरी परमिशन नहीं ली। जियांग चेंग कहता है तुमसे परमिशन नहीं ली इसलिए। ओह, तो तुम्हें मुझे किस करके कैसा लगा। जियांग चेंग कहता है डायरेक्ट कौन पूछता है ऐसे, कितने अजीब सवाल करते हो तुम। हाँ, लांस चैन जो बस हंसने लगता है। जियांग चेंग फिर लांस चैन की तरफ देखता है और वो भी हंसने लगता है, क्योंकि ये बहुत अलग था जो उसने महसूस किया। जियांग चेंग कहता है तुमने कहा किसी को डेट करके देखना चाहिए, तो क्या तुम मुझे डेट करोगे। लांस चैन कहते हैं अब तुम डायरेक्ट पूछ रहे हो चेंग। हाँ, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या होगा। सचिन कहता है चेंग कहता है अगर तुमने मना कर दिया ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम किसी को बताओगे नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कंफर्ट महसूस होता है और बहुत ज़्यादा भरोसा लगता है तुम पर। जो मैं किसी को नहीं बोल पाता वो तुम्हें बोल देता हूँ, जैसे कि जो मैंने किया ना मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता, और किसी और को ये भी नहीं बता सकता कि तुम गे हो। या वो बोलना बंद करो। आचिंग, तुम जो हो तुम उसी को नहीं बोल पा रहे हो, तो तुम मुझे डेट कैसे करोगे। मैं तुम्हें डेट करूँगा, पर एक शर्त पर। जियांग चेंग कहता है कौन सी शर्त। तुम्हें हमारे दोस्तों को बताना होगा कि तुम गे हो, मैं तुम्हें डेट करूँगा। फिर जियांग चेंग कहता है ए ऐसा मत करो, मैं नहीं बोल सकता। तो फिर मैं तुम्हें डेट नहीं करूँगा। जब तक तुम उन्हें नहीं बता देते तब तक तुम उम्मीद भी मत रखना मुझसे। ये बोलकर लांस चेंग तो वहाँ से जा चुका था और चेंग बेचारा वहीं डम्फाउंडेड खड़ा था कि अब वो क्या करेगा। क्या वो अपने दोस्तों को बता दे, पर कैसे बताएगा वो नहीं बोल सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकता। अब हम देखते हैं विंग का सीन। विंग जो वहीं बैठा हुआ है जहाँ पर यान ली और वांग जी बैठे हैं। यान ली और वांग जी नेल पेंट लगा रहे थे, जो विंग देख रहा था। विंग कहता है तुम दोनों ये क्या करते रहते हो, सच में मुझे समझ नहीं आता। वांग जी कहता है तुम्हें समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि तुमने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की है। देखो कितने सुंदर लगते हैं ऐसे नेल्स, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। विंग कहता है लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, पर ऐसे नेल्स सिर्फ तुम पर अच्छे लगते हैं, कोई और करेगा ना तो अच्छे नहीं लगेंगे। वांग जी कहता है ये ट्राई तो करो, देखो मैं तुम्हें ट्राई करके बताता हूँ। विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं करना ट्राई। वांग जी कहता है क्यों, क्योंकि ये लड़कियों का स्टाफ है इसलिए। पता है तुम्हें विंग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम डिफ्रेंशिएट करते हो। लड़कियों की चीज़ें लड़के नहीं कर सकते और लड़कों की चीज़ें लड़कियाँ नहीं कर सकती। जिस दिन तुम ये डिफ्रेंशिएट करना बंद कर दोगे ना, तुम एक बेहतर इंसान बनोगे। वांग जी को बहुत गुस्सा आया था और वो इसी की वजह से ना वहाँ से उठ के चला जाता है। विंग कहता है इसे क्या हुआ है। यान ली कहती है तुमने उसके इमोशंस को हाइड कर दिया है। वो एक लड़का होकर लड़कियों का स्टाफ यूज़ करता है, इस बात के लिए उसे गिल्टी फील कराया है, क्योंकि तुमने उसकी बात नहीं मानी ना। विंग कहता है मैं मेरे नाखूनों पे नहीं लगाना चाहता, सिंपली। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वो लगाता है कि नहीं लगाता है, और मैं उसे जज नहीं कर रहा हूँ। यान ली कहती है पर उसे यही लगा है कि तुमने उसे जज किया है। जाकर उसे समझाओ कि ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो लगाए कि नहीं लगाए। उसे लग रहा है कि तुम उसे जज कर रहे हो कि वो लड़कियों की चीज़ें यूज़ करता है, और तुम समझ रहे हो ना। विंग कहता है ये मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है।
तो जाकर उसे बताओ। विंग वहाँ से उठ कर जाता है वांग जी के पीछे। वांग जी जो वॉशरूम में जाकर अपने नेल्स को साफ़ करने लगा था, उसे बहुत गुस्सा आती है। उसे हर बार गुस्सा आता है, हर बार जब कोई ऐसी चीज़ें बोलता है तो उसे ये बार बार बताता है कि वो जो चीज़ें कर रहा है ना, वो लड़कियों का स्टाफ है, लड़कों का नहीं। और वांग जी एक लड़का नहीं है, वो एक लड़की है। ये उसे बोला जाता है कई बार, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एक लड़का ही है, पर उसे ये सब कुछ करना पसंद है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। विंग वहाँ आया, जिसने वांग जी को देखा। वांग जी जो सिंक में खड़ा होकर के रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग वांग जी के पास आता है। वांग जी पीछे मुड़कर कहता है, अब क्यों आए हो यहाँ? मैं तुम्हारे नेल पेंट नहीं लगाऊंगा, जाओ। वांग जी वहाँ से जाने वाला था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वांग जी को गले लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, आई एम रियली सॉरी लंजा। मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम्हें बुरा लगेगा। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बस इसलिए मना किया क्योंकि अभी मुझे खाना खाना है और नेल पेंट लगाने से ना मेरे खाने में वो सब चला जाएगा, बस इसीलिए, और इसका कोई रीज़न नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पता है भी, तुमने जिस लिहाजे में वो सब कहा ना, मुझे वो पसंद नहीं आया। तुम ये बात अच्छे से भी बोल सकते थे कि लंजा, मुझे नेल पेंट पसंद नहीं है, तुम लगाओ, एंजॉय करो, मैं तुम्हें देख कर एंजॉय करूँगा, मुझे नहीं लगाना। पर तुमने जिस तरीके से कहा ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। विंग कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी वांग जी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विंग बहुत ही क्यूट फेस बनाते हुए वांग जी से कहता है। वांग जी कहता है, आखिरी बार है, इसके बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे अच्छा लगा। विंग, मेरे नाराज़ होने से तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ा? मैंने देखा था चैंग भी नाराज़ होके गया था, पर तुम उसे मनाने के लिए नहीं आए थे। विंग कहता है, उसकी बात अलग है, वो मेरे भाई की तरह है, हाफ ब्रदर है। वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, आएगा मेरे पास ही आएगा, और नहीं आता है तो कहीं नहीं जाएगा, मैं उसे घर पे मिल ही लूँगा। तुम्हारी बात अलग है उससे। कैसे अलग है विंग? विंग अब ये सवाल खुद से करता है कि हाँ यार, ये बात अलग कैसे है। अगर कोई और दोस्त उसका ऐसे नाराज़ होके जाता तो विंग उसे मनाने के लिए कभी नहीं जाता, या तो उसे एक मैसेज कर देता, या फिर दूसरे दिन वो लोग नॉर्मली बातें करने लगते हैं। पर उसके नाराज़ होने का डर विंग को कभी नहीं हुआ। तो वांग जी के साथ ऐसा क्यों है? विंग कहता है, पता नहीं। वेल, अभी हम लोग चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, चल 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 चल। वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए विंग उसे लेकर आता है। वो लोग सब कैंटीन में खाना खाते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, और रात में उन लोगों का प्लान बनता है कि वो लोग नाइट क्लबिंग करेंगे। नाइट में सब लोग क्लबिंग के लिए मिलते हैं, जहाँ पर हुए सांग, जो आज फिर म्याम मैन से लड़ रहा था। म्याम मैन जो कहती है, ये लिटरली मैं इस डफर के साथ क्यों फंस गई हूँ, और हम दोनों को क्यों इस चीज़ में पार्टनर बनाया है, मैं सच में परेशान हूँ। वो सांग भी कहता है, मुझे भी कोई पसंद नहीं है तुम्हारे साथ काम करने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे क्यों तुम्हारे साथ फंसाया है। हाँ, लिटरली मैं पछता रहा हूँ कि क्यों मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा मैन यानली से कहती है, यानली तुम क्यों उस डिपार्टमेंट में हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो? हम लोग हमेशा साथ रहे हैं, और अब मेरा ना दिमाग ख़राब हुए जा रहा है। मेरे साथ ना तो विंग है, ना चैंग है, और ना ही तुम हो। कम से कम अगर होना ही था तो मैं 8 डिपार्टमेंट में हो जाती। तुम्हारे और वांग जी सिचन के साथ तो रहती मैं, वो लोग ही ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे ना वैनकिंग बेटर लगती है ओसान से। वैनकिंग जो अभी ड्रिंक कर रही थी ना, उसके मुंह से तो वो ड्रिंक बाहर निकलने को आ गई थी। वैनकिंग कहती है, गाइस मुझे बीच में मत लो, तुम लोगों को लड़ना है लड़ो, लिटरली मैं तुम लोगों की लड़ाई में नहीं आऊँगी। हालांकि मुझे लड़ाइयाँ पसंद है, पर हाँ, तुम दोनों की लड़ाई में मैं नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मत घसीटो। म्याम मैन, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। वैसान कहता है, वैनचिंग दोस्त मैं हूँ तुम्हारा, वो नहीं। वैनचिंग कहती है, अब हम सभी दोस्त हैं। वैनचिंग म्याम मैन से कहती है, अगर किसी की कमज़ोरी पता चल जाए ना, तो उसे काबू करना आसान होता है। इसकी कमज़ोरी है कि ये भूतों से डरता है। अगर तुम इसके सामने भूत का नाम भी ले लो ना, तो डर के भाग जाएगा। म्याम मैन तुरंत हुसैन की तरफ देखती है। हुसैन कहता है, वैनचिंग मैं तुम्हें मार डालूँगा। वैनचिंग बस हंसने लगती है।
वैन चिंग वहाँ से उठ करके जा रही थी और वो टकरा जाती है, क्योंकि वैसांग जो है ना वो वैन किंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस पकड़म पकड़ाई में वैन किंग के हाथ की ड्रिंक यान ली के कपड़ों पर गिरती है। यान ली कहती है, क्या उफ, मेरे कपड़े ख़राब हो गए। वैन किंग तुरंत कहती है, आई एम सॉरी यान ली, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो मैंने गलती से किया है, अब तुम रोने मत लगना। यान ली कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों रोऊंगी, मेरे पास ड्रेस ख़राब हो गई है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथिंग हो तो मुझे कोई दे सकता है प्लीज़। वैसांग कहता है, मेरे पास है, कार में है, ये रही चाबी और ये लेकर आएगी वैन किंग, तुम इसके साथ ही जाओ। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना वैन किंग, तुमने कैसे मेरा सीक्रेट उस लड़की को बताया जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं भी अब तुम्हें उसके साथ भेजूँगा जिसे तुम पसंद नहीं करती हो, जाओ अब तुम। वैन किंग कहती है, गलती मेरी है इसलिए मैं जा रही हूँ, कोई तुम्हारे कहने से नहीं जाऊँगी मैं। वैन किंग फिर यान ली के साथ निकलती हैं। वो लोग कार के पास आते हैं। वहाँ आकर यान ली जो दो लड़कों को देखती है जो कि यान ली को ही देख रहे थे। यान ली अपनी नज़रें घुमा लेती है। वैन किंग जिसे बहुत गुस्सा आता है, ये बारबी गर्ल सच में हर किसी को अट्रैक्ट क्यों करती रहती है। उसे चिढ़ मच रही थी, अभी बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही थी। वो लड़के यान ली के करीब आने लगते हैं। यान ली वैन किंग का हाथ पकड़ लेती है। वैन किंग पीछे मुड़ के कहती है, हे गाइस, व्हाट्स द प्रॉब्लम, हाँ क्या कर रहे हो यहाँ तुम। वो लड़के कहते हैं, कम ऑन, अब तुम नाटक मत करो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ क्यों आई हो वरना। यान ली जैसे बहुत डर लग रहा था। यान ली कहती है, सर मेरा बॉयफ्रेंड अंदर है, मैं उसे बुलाऊँ, आप उससे बात कर लेना। वो दोनों लड़के कहते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है, तुम ही काफ़ी हो बात करने के लिए। वैन किंग जो कपड़े निकालती है और यान ली को देती है, फिर वो उन लड़कों की धुलाई कर देती है इतनी बुरी तरीके से कि वो लोग नीचे पड़े हुए थे। यान ली का तो मुंह खुला खुला रह गया था। वैन किंग यान ली का हाथ पकड़ के उसे सीधे बाथरूम में लेके जाती है और वहाँ जाके कहती है, तुम अपनी हरकतें करना बंद करोगी, अगर आज मैं यहीं नहीं होती तुम्हें पता भी है क्या हो जाता। यू कांट इवन इमेजिन। हाँ तुम समझती क्या अपने आप को, हर किसी को तुम अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपनी बातें मनवा सकती हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़के सच में घटिया हो सकते हैं। यान ली अपना सर झुका करके रोने लगी थी। वैन किंग कहती है, अब कम ऑन, अब रोना चालू है ना। बाबी गर्ल प्लीज़ ये रोना बंद करो, मुझे ये तमाशा बिल्कुल नहीं पसंद है, डोंट बी ड्रामेटिकल। यान ली जो कुछ नहीं कहती है। वैन किंग जो वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसे इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। जब वो वापस आती है तो यान ली को देखती है जो वहीं बैठकर रो रही थी। कुछ देर बाद वहाँ म्यान म्यान भी आती है, जिसने यान ली को तो देखा लेकिन वैन किंग को नहीं। म्यान म्यान यान ली से कहती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। यान ली कहती है, फिर किसी ने वही किया, अगर आज वैन किंग नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। म्यान म्यान कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें तो पता है ना मैं कौन सा ऐसा करना चाहती हूँ, मैं कौन सा इतना बन ठन के घूमना चाहती हूँ, पर अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो तुम्हें पता है ना मुझे कितनी डांट पड़ती है। मॉम हमेशा कहती हैं मैं लड़की हूँ, मुझे लड़कियों की तरह रहना चाहिए, एकदम टाइट शॉर्ट कपड़े पहनने चाहिए, मेकअप करना चाहिए, सबसे एलिगेंटली बात करनी चाहिए, पर मैं थक गई हूँ ये सब करके। मैं अपने रियल साइड में क्यों नहीं रह सकती, मैं रियलिटी में क्यों नहीं जी सकती। मॉम हमेशा कहती है लड़कों के करीब रहो, लड़कों के करीब रहो, पर मैं क्या करूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है तो मैं नहीं रह सकती लड़कों के करीब, पर फिर भी वो नहीं मानती, मैं क्या करूँ। मैम मैं क्या करूँ। मैम कहती है, यान ली मैं सब समझती हूँ जो तुम कह रही हो, पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स ही ऐसे नहीं समझते हैं। किसी को पसंद को कैसे बदला जा सकता है, और ये कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज करवाया जा सके। लिटरली हम क्या करें। यान ली जो वहीं रोने लगती है। वैन किंग को बहुत गिल्ट महसूस होता है क्योंकि वो यान ली को अब तक गलत समझते हुए आई थी, लिटरली वो उसे गलत समझते हुए आई थी, पर अब वो क्या कर सकती है। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ बार के अंदर सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। यान ली जो वहीं बैठी हुई थी
जो अभी काफ़ी चेयर अप मूड में थी और उसने वैसा के कपड़े पहन रखे थे। उन कपड़ों में वो काफ़ी क्यूट लग रही थी, एक बारबी डॉल की तरह मेकअप गुड़िया नहीं लग रही थी, बल्कि नॉर्मली उसने एक बन बनाया हुआ था जो कि मैस्ड अप था और उसका मेकअप पूरी तरीके से निकला हुआ था। वो अभी चिल कर रही थी, एकदम चिल मूड में थी। वैन किंग ने अब यानली के फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छे से नोटिस किया, क्योंकि जब वो मेकअप करती है तो उसकी स्माइल, उसके एक्सप्रेशन सब बनावटी होते हैं, लेकिन अभी वो एकदम नॉर्मल थी, एकदम नेचुरल। वो नेचुरल वे में अपने आप, ऐसा लग रहा था सच में वो इन्जॉय कर रही है। यानली को समझ आ रहा था, मतलब वैन किंग को समझ आ रहा था कि यानली किस सिचुएशन में है। दूसरी तरफ जियांग चेंग ने ड्रिंक कर ली थी, तो वो सबसे कहता है, गाइस मुझे कुछ कन्फेस करना है। लांग सिचेन जो अलर्ट हो गए, वो बस क्यूरियोसिटी के साथ में, और ऐसे मतलब होता है ना कि उम्मीद लगाकर थोड़ी सी कि शायद चेंग वो कहे जो उन्होंने कहा था करने के लिए, इस उम्मीद में वो चेंग को देख रहे थे और बाकी सब लोग भी देख रहे थे। जियांग चेंग कहता है, दिस इज़ रियली बैड। मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम लोग मुझसे दोस्ती भी रखना चाहोगे। हो सकता है सब लोग मुझे छोड़ के भाग जाओ, पर फिर भी मैं खुद के लिए ये करूँगा। हाँ, मुझसे किसी ने कहा था कि जो लोग मुझसे सच्चा प्यार करते हैं वो किसी भी हाल में मेरे साथ रहेंगे। तुम लोग भाग जाते हो तो कोई बात नहीं। विंग कहता है, इतना ड्रामेटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बोलना कि क्या बात है। जियांग चेंग कहता है, मैं वो जियांग चेंग के तो पसीने छूटे जा रहे थे, उसके हाथों में पसीना आ रहा था। लाओ सिचेन जो हंस पड़े, उन्होंने कहा, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। जियांग चेंग कहता है, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ। हुएसांग कहता है, एक मिनट सिचेन, तुम्हें पता है ये क्या बोलने वाला है? क्या हो रहा है? मुझे क्यों नहीं पता है? हे गाइस, मुझे भी जानना है। विंग तुम्हें पता है क्या? विंग कहता है, चैंग ने मुझे कुछ नहीं बताया, सिचेन को बताया। सिचेन से ज़्यादा क्लोज हो गया है चैंग मेरी जगह। क्या बात है सिचेन, तुम बताओ। सिचेन कहता है, वो मैं नहीं बता सकता। वो तुम्हें इसी से पूछना होगा। चैंग, अगर तुमने नहीं बोल पाया ना, तो इस लास्ट शॉट को ड्रिंक कर लूँगा मैं, और मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँगा। मैं बस 5 तक गिनूँगा, अगर तुमने बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोला तो मैं चला जाऊँगा। 1, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। 2, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम सुनो तो। 3, तुम रोको ना, धीरे धीरे गिनती करो ना। 4, सिचेन थोड़ा धीरे गिनती करो। 5, सिचेन उस ड्रिंक को जो शॉट था उसे ड्रिंक करके और वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है। जियांग चेंग तुरंत जल्दी से कहता है, मैं गेहूँ। लान सिचेन जो मुस्कुराता और बाकी सब जियांग चेंग को बस अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे थे। यानली जो कंफ्यूज थी, वैन किंग जो हैरान थी, विंग जिसके एक्सप्रेशंस पजल्ड के थे, और न्यू सैन तो सोफे पर पीछे गिर चुका था। म्यान जो टेढ़ा गर्दन करके उसे देख रही थी, और लान सिचेन स्माइल कर रहा था। जियांग चेंग की आंखें बंद थी, और वांग जी भी स्माइल ही कर रहा था। वांग जी कहता है, फाइनली तुमने बोल ही दिया। जियांग चेंग अपनी आंखें खोल के कहता है, तुम्हें पता था? किसने बताया? सिचेन, मैंने तुमसे कहा था ना किसी को मत बताना, तुमने उसे क्यों बताया? सिचेन कहता है, मैंने नहीं बताया, उसने अंदाज़ा लगाया। तुम्हें पता है, जो लोग नोटिस करने में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्हें हर एक चीज़ दिखती है। वांग जी और मैं उन्हीं में से एक हैं। तुम लोग जो चीज़ें हमें मुँह से नहीं बता सकते ना, शब्दों से, वो हम आँखों में पढ़ लेते हैं। तो तुम लोगों के सीक्रेट, आई एम सॉरी टू से, बट हम दोनों से छिपे हुए नहीं हैं। ऐसा बोलकर अब वो एक बार यानली की तरफ देखता है। यानली जो बस गल्प करती है और कुछ नहीं बोलती है। सब लोगों ने देखा कि कैसे सिचेन ने यानली को देखा, वांग जी ने भी यानली को देखा। यानली जो ड्रिंक करते हुए बोलती है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है, यानली तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम्हें किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो तुमसे प्यार करते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत है, और हम लोग उन्हीं में से एक हैं। मैं तो खुश हूँ कि आचेंग ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है खुद को एक्सेप्ट करने की। लोग डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं, अपने मन की फीलिंग्स जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। विंग कहता है,
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग बुज़दिल होते हैं? हो भी सकता है ना उनकी मजबूरियाँ हो। वांग जी कहता है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है जो खुद को एक्सेप्ट करने से मना करे। ये सब बस बहाने होते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है अपने आप से लड़ने की, सोसाइटी का सामना करने की और अपने पेरेंट्स के सामने ये बोलने की। ये सुनकर यान ली एक गहरी सांस छोड़ती है, क्योंकि अब उसे कुछ बोलना था। वो ये चीज़ ज़्यादा समय तक छिपा कर नहीं रख सकती, उसे मालूम है। पर वो सोच रही थी कि शायद वो इस बात को छुपा कर रख सके, शायद किसी को ना बताए तो किसी को पता ही ना चले। पर जबकि लान सेचन ने कहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने उन्हें नहीं बताई, इसके बावजूद भी लान ब्रदर्स ने उनके चेहरे को, आंखों को देखकर ये पढ़ लिया। तो हो सकता है यान ली का सच भी सबके सामने आ गया हो। यान ली इसी सोच में थी, तब तक सेचन कहता है, यान ली, तुम्हें हमें बता देना चाहिए, हमारी तरह सब लोग माइंड रीड नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर वो बाकी सबकी तरफ देखता है। वैन किंग यान ली के पास आकर कहती है, वो सही कह रहा है, तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। यान ली पहली बार वैन किंग को ऐसा देखती है। अब तक तो ये लड़की उस पर चिल्ला रही थी ना, अचानक क्या हुआ है? यान ली वैन किंग की तरफ देखकर कहती है, पर ये सही नहीं है ना? वैन किंग यान ली के हाथ पर हाथ रख के कहती है, इस दुनिया में हर किसी को हर एक चीज़ सही नहीं लगती है। तुम एक बार सोच कर देखो, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे नज़रिए से गलत हैं, पर तुम्हारे नज़रिए से बिल्कुल सही हैं। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो इन सबके नज़रिए से बिल्कुल गलत हैं और हमारे नज़रिए से सही हैं। इसलिए एक चीज़ सबकी नज़र में सही नहीं हो सकती। तो जो तुम हो वो सबकी नज़र में सही नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लोगों की नज़र में सही होगा। और किसी की नज़र में सही हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तुम जानती हो कि तुम सही हो। अगर तुम्हें पता है तुम सही हो तो बस लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक कि तुम जीत ना जाओ। यान ली कहती है, अगर अपना 100% देने के बाद भी कोई नहीं जीता तो इसका मतलब उसने अपना 100% दिया ही नहीं है। ये वांग जी कहता है। यान ली फिर एक गहरी सांस छोड़ती है। सब लोग उसे देख रहे थे, विंग भी देख रहा है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। यान ली एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, वैसे तो मैं ये शायद कभी किसी को नहीं बताती, पर अब जब इतना सब हो गया है और अचिंग ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे भी बताना ही चाहिए। गाइस, सच्चाई ये है कि मुझे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है। मैं ये बात छुपाना नहीं चाहती थी, पर मैं बताऊं कैसे ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने सोचा कि मैं बता ही देती हूँ। तुम लोग मुझे जज तो नहीं करोगे ना अब? हाँ। यान ली सबकी तरफ देख रही थी, ये सोचते हुए कि अब सब लोग उससे जज करेंगे। विंग के अलावा बाकी सबका रिएक्शन नॉर्मल ही था। चैंग ने यान ली को गले लगाते हुए कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है। मैंने अपनी सच्चाई बताई है और तुमने अपनी। हम दोनों के अंदर सच में बहुत हिम्मत है, क्यों वांग जी? वांग जी कहता है, ये तो सही है, तुम दोनों के अंदर बहुत हिम्मत है। अनलाइक समवन जिसे पता होने के बावजूद भी वो पता ना होने का नाटक करता है और कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो असल में कौन है। लान सेचन जो वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, अब कौन बचा है जिसने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है? जहाँ तक मैंने देखा है सब लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट कर तो लिया है, अब कौन है? मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है जिसने अपने आप को अब तक एक्सेप्ट ना किया हो। वांग जी कहता है, गोवा कुछ लोग ना सामने से नज़र नहीं आते क्योंकि वो बहुत अंदर तक अपने आप को छुपा कर रखते हैं, इतने अंदर कि सामने वाले को तो क्या, उन्हें खुद भी इस बात की भनक न पड़े। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला? विंग पूछता है। वांग जी कहता है, लोगों के दिल, दिमाग, फेशियल एक्सप्रेशन झूठ बोल सकते हैं, पर उनकी आंखें तब जब वो अपने किसी करीबी के पास होते हैं उन्हें धोखा नहीं दे पाती। इसलिए शायद मुझे पता चल गया। न्यूसन कहता है, गाइस, मैं स्ट्रेट हूँ, ना मैं बाय हूँ ना मैं गे हूँ, सो प्लीज़ मेरे बारे में सोचना बंद करो। वांग जी कहता है, तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिया हम लोगों ने। लेकिन जियांग चेंग कहता है, क्या हुआ सांग, झूठ मत बोलना, हम दोनों एक ही कंपनी में हो जाएंगे फिर।
अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो बोलो बोलो बोलो, झूठ मत बोलना। लेकिन ह्वेसांग तुरंत मना कर देता है। वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सब लोग अब मान नहीं रहे थे। वांग जी तो बस हंस रहा था, क्योंकि जिसकी वो बात कर रहा था ना, ह्वेसांग वो इंसान नहीं है। पर जब सब लोग यही सोच रहे हैं तो वो इस चीज़ को जानने देगा, किसी को सच नहीं बताएगा, क्योंकि जब तक वो खुद इंसान सच नहीं बताना चाहेगा, वांग जी उसे फोर्स नहीं करेगा। उस दिन तो सब लोगों ने एकदम झटके दे दिए थे। यान ली और चैंग ने तो बहुत बड़े वाले झटके दिए थे। ऊपर से वैन किंग को भी कुछ पता चला था, जिससे वो भी बहुत अलग महसूस कर रही थी। अब जो था ना, वो वैन किंग और जांग यानली के बीच का रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सुधरने लगा था। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, एक साथ रहते थे, घूमते थे। अब यानली को भी अच्छा लगता था, क्योंकि वो अपनी रियल सेल्फ में थी। अब उसे वो बार्बी गर्ल बन के नहीं घूमना पड़ता था। उसे सच में वो पसंद नहीं था, पर उसे करना पड़ता था। पर अब ठीक है, जो भी है, उसे अच्छा लग रहा है ऐसे रहकर। काफ़ी इन्जॉय करती है वो। दिन यूँ ही गुजरने लगते हैं। उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आते हैं और देखते देखते वो लास्ट सेमेस्टर तक कब पहुंच जाते हैं किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता है। पर हाँ, उनका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जहाँ पर ह्वेसांग अनएक्सपेक्टेडली म्यान के साथ रिलेशनशिप में था, जो कि सब लोगों को लास्ट ईयर ही पता चला। जिसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टांग खींची थी ह्वेसांग की और म्यान की, क्योंकि ये दोनों हमेशा लड़ते रहते थे, हमेशा झगड़ते रहते थे और एक दूसरे को फूटी आँख नहीं पाते थे। ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को मार ही डालेंगे, और साथ में अभी भी वो दोनों लड़ते ही रहते हैं। पर उनकी लड़ाइयों के टॉपिक काफ़ी अलग हो गए हैं। जैसे कि म्यान की शिकायत हमेशा रहती है कि जो ह्वेसांग है ना, उसके मैसेज को देखता नहीं है और रिप्लाई नहीं करता है। ह्वेसांग की शिकायत रहती है कि हमेशा म्यान उससे सवाल ही करती रहती है, कहाँ हो, कब आओगे, कब नहीं जाओगे, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितने दोस्त हैं, ये लड़की क्यों फॉलो कर रखा है, उसको क्यों फॉलो कर रखा है, इसे क्यों देखता है, उसे क्यों देखता है, इससे बात क्यों करता है, उससे बात क्यों नहीं करता है। हज़ार सवाल, जिससे ह्वेसांग हमेशा परेशान रहता है। दूसरा म्यान भी हमेशा ह्वेसांग से परेशान ही रहती है। वो दोनों एक दूसरे को परेशान करते ही रहते हैं, पर हाँ, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं वो दोनों। उनकी उस खासियत को हर कोई महसूस कर सकता है, चाहे कोई बीच में आ जाए। पर वो दोनों झगड़ा करते हैं तो झगड़ा करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को बीच में ही लाते हैं। दूसरा जियांग चेंग जो भी लान सेजन के साथ रिलेशनशिप में है, जो ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हमेशा वो दोनों साथ ही घूमते रहते थे। और जब जियांग चेंग ने बताया था कि उसे लड़के पसंद है, उसके बाद सबको अंदाज़ा लग ही गया था कि अब क्या होगा। पर हाँ, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो थी यान ली और वैन किंग, जो साथ थे। इस बात की भनक तक किसी को नहीं लगी थी, कानों कान, नाकों नाक खबर नहीं लगी थी, जब तक कि उन्होंने एक साथ कन्फेस नहीं किया था इस बात को। अब बचा है वांग जी जो अभी अपने ग्रुप के साथ बैठा है, जिसमें विंग नहीं है। वांग जी कहता है, हाँ, मैं सच में परेशान हूँ इस विंग के बच्चे से। ये अब तक इसने कुछ नहीं बोला है, इतना टाइम हो गया है। लान सेजन कहते हैं, अरे मेरे भाई, तुझे पसंद आया भी तो कौन, विंग, कोई और नहीं पसंद कर सकता था। तुझे पता है ना वो कितना ज़्यादा ढीठ है, अगर उसे कोई चीज़ नहीं करनी है तो वो नहीं करेगा। वांग जी कहता है, हाँ, पसंद पे किसका बस है होगा, देखो ना मेरा क्या हाल है। उस गधे ने अब तक रियलाइज़ नहीं किया ना, मुझसे वो ढंग से बात कर रहा है कुछ दिनों से। तो अब तो हमारे पूरे कॉलेज की सेरेमनी भी आने वाली है, हम लोग ग्रेजुएट होकर के अलग अलग हो जाएंगे। आप सब लोग तो कपल्स बन चुके हैं, मेरा क्या होगा। वैन किंग हंसते हुए बोलती है, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मुझे यहाँ तक लगता है वो बेवकूफ़ अपने घर वालों की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। किसकी फैमिली अलाउ करती है, मैंने भी बहुत मुश्किल से मनाया है। जियांग चेंग कहता है, पर हम लोगों ने मना तो लिया ना, जैसा कि सिचन ने कहा था, फैमिली मान ही जाती है एक टाइम के बाद, अगर कोशिश करते रहो तो। और ऑब्वियसली वो लोग मान गए ना, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। मैं तो सिचन को अपनी फैमिली से मिलवा कर बुलाया हूँ। यानली कहती है, हाँ, मैंने भी मिलवाया है चिंग को, और वो लोग को ठीक ही थे, कुछ टाइम और लगेगा तो वो और भी अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे। पर इस विंग के बच्चे का क्या। ह्वेसांग कहता है, क्यों ना हम प्लान करें, अगर विंग वांग जी को प्रपोज़ नहीं कर रहा है तो वांग जी क्यों ना विंग को प्रपोज़ करें। इस बात पर म्यान बहुत ज़ोर से ह्वेसांग को मारती है और कहती है, इडियट, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर लेगा ना तो उससे ज़्यादा रोमांटिक इंसान कोई नहीं हो सकता है। मुझे पूरी तरीके से अंदाज़ा है इस बात का।
पर वो गधा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है खुद को। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता है तब तक हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसमें मारने की क्या ज़रूरत थी, चुपचाप आराम से बता सकती थी नहीं ये चीज़। मेरा मैन फिर एक बार उसे पीठ पे मारते हुए बोलती है, तुम्हें बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए तुम्हें ऊपर हाथ पैर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। वह सांग मूड बनाता है, बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। अब हम देखते हैं सीधे उनके कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला दिन, जहाँ पर सब लोगों को उनके सर्टिफिकेट्स मिल चुके थे। सब लोग आखिरी वक्त दे रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि अब वो कब कैसे कहाँ मिलेंगे जो उनकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अलावा तो वो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे अगर वो लोग कोशिश ना करेंगे। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग तो साथ ही रहेंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया है। बाकी सबका नहीं पता है, स्पेशली विंग का, क्योंकि विंग किसी का रिलेटिव नहीं है, वो बस दोस्त है सबका। जियांग यान ली और जियांग चेंग एक दूसरे से मिल सकते हैं, साथ ही साथ जो वांग जी और सिचन है वो भी मिल ही सकते हैं, क्योंकि वो चारों एक साथ ही रहेंगे। पर हुएसांग और म्यान मैन दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, दोनों चाइना से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनका काम बाहर ही होगा, पर वो दोनों साथ में रहेंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया है। विंग का ही कुछ नहीं पता है कि विंग कहाँ रहेगा। वैन किंग वो भी अभी उनके साथ ही रहेगी। विंग जो अकेला खड़ा हुआ था, वहाँ पर सब दोस्त पहुँच गए थे। जियांग चेंग कहता है, और मेरे भाई आगे का क्या प्लान है? विंग कहता है, कुछ नहीं, डाइट का बिज़नेस संभालूंगा और क्या, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं बस आज तुम लोगों के साथ हूँ, आज हमारा सेरेमनी है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, रात को खूब पार्टी करेंगे और कल सुबह मैं निकल जाऊँगा। अब कब मिलूँगा ये नहीं पता है, और मेरा कॉन्टैक्ट भी बदलने वाला है गाइस, सो प्लीज़ मैं तुम लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। हम लोग अब शायद 1 साल बाद ही मिलेंगे। सर ये सुनकर ना वांग जी बहुत दुखी हो गया था। वांग जी को देखकर विंग कहता है, और तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हें देखकर लगता है किसी ने तुम्हारे सबसे फेवरेट चीज़ को छीन लिया हो। हाँ, वांग जी कहता है, कुछ नहीं, तुम जा रहे हो और तुम हमें अब बता रहे हो, पहले भी तो बता सकते थे ना। वैसे भी अब बताने की भी क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट चले जाते, हमें पता तो चल ही जाता। वांग जी के इस बात पर ना विंग हंस पड़ता है और कहता है, तुम कितना ड्रामेटिकल हो, लिटरली सबसे ज़्यादा ड्रामेटिकल हो तुम इस पूरे ग्रुप में। वेल हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए मिल रहे हैं ना, आज का रेस्टोरेंट मैंने बुक किया है, सो प्लीज़ गाइस एंजॉय करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा, ये एड्रेस है। वो सबको एड्रेस देकर अपने ग्रुप में और वहाँ से निकल जाता है बाइक पर। उसने किसी के साथ में फ़ोटो भी नहीं खिंचाई थी, वो निकल गया था बस। वांग जी की आंखों में आंसू थे। सारे दोस्त वांग जी को गले लगाते हैं और उसे कंसोल करते हैं, कंफर्ट करते हैं कि कुछ नहीं कर सकते अब वो लोग। विंग बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने कई बार तो समझाने की कोशिश की है ना, पर वो समझता ही नहीं है। वो लोग डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, इनडायरेक्ट वे में ही बताते हैं, पर विंग नहीं समझता। अब हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट का सीन जो कि विंग ने बुक किया है सबके लिए। जब सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वांग जी के पास एक मैसेज आता है जिसमें विंग ने कहा था कि क्या वांग जी विंग को पार्किंग लॉट में लेने के लिए आ सकता है, विंग वहाँ खो गया है। वांग जी सबको बोलकर वहाँ से जाता है। पार्किंग लॉट से वो विंग को लेकर आ रहा था। विंग कहता है, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है पूरे रास्ते में, मैं तुम्हें देखता हुआ आ रहा हूँ, ऐसा कौन करता है वहाँ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही। लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्या मेरे जाने से बहुत दुखी हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे जाने से तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या मुझे परेशान नहीं करने वाला कोई भी नहीं रहेगा, तुम ही हो जो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो, टीज़ करते रहते हो, अब वो भी नहीं रहेगा। ओह, लगता है तुम कोई पार्टनर ढूंढने वाले हो। मिल गया है तुम्हें कोई? वांग जी कहता है, हाँ मिल गया है, बहुत मिल गए हैं, एक नहीं कई मिल गए हैं, तुमसे मतलब। वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग उसके पीछे पीछे आता है। वांग जी को लेकर के विंग उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है और अपना जो पर्सनल उसने एक बुक किया था, पूरा रेस्टोरेंट ही उसने बुक किया था, तो वहाँ पे ना बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ रखा था, बलून्स वगैरह हर एक चीज़ थी। और जैसे ही वांग जी अंदर आता है वहाँ बलून्स फूटते हैं और उसे सरप्राइज़ बोला जाता है। वांग जी को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उस फूलों वाले रास्ते से विंग उसका हाथ पकड़ के आगे लेके आता है और सबके बीच में ला करके अपने घुटनों के बल बैठकर वांग जी को रिंग देता है और बोलता है, न जा,
आई एम इनटू यू, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? विंग ये डरते डरते बोला था, बहुत डरते डरते। उसके हाथ पे भी काँप रहे थे, हाथों से पसीना आ रहा था, सर से भी पसीना आ रहा था, इतने एसी में भी उसे पसीना आ रहा था। और बाकी सब लोग बस वेट कर रहे थे वांग जी के कुछ बोलने का। वांग जी तो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस उसकी आंखों से आंसू निकलते गए। विंग ने देखा कि वांग जी रो रहा है। विंग उसे गले लगा कर बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वांग जी विंग के सीने पर मारते हुए बोलता है, इडियट, तुम बहुत बड़े वाले इडियट हो, इतना टाइम क्यों लगाया? यह सुनकर ना वो हंसने लगता है और बाकी सब लोग बस सेलिब्रेट करते हैं। वांग जी और विंग दूसरे को किस भी करते हैं। विंग वांग जी को अपनी फैमिली से मिलवाता है। उसे इतना टाइम सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि विंग अपनी फैमिली को कन्वेंस करने में लगा हुआ था। और फाइनली विंग के मॉम एंड डैड मान चुके थे। विंग ने वांग जी के बारे में उन्हें बहुत कुछ बता रखा था। विंग की जो मॉम है ना, वो तो वांग जी से सिर्फ चिपक ही गई थी। वांग जी उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, ये बोलते हुए कि वांग जी सिर्फ उसका है। और जेलस विंग तो बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल था। विंग की मॉम से बार बार टीज़ की जा रही थी, कहीं वांग जी को गले लगाकर, कहीं उसके चीक्स पर किस करके। वहाँ पर यह भी डिसाइड हुआ था कि विंग जो है ना, वांग जी को लेकर ही अपने साथ जाएगा। विंग दूसरी सिटी में जाने वाला है, तो वो ट्रैवल करेगा काफ़ी ज़्यादा, और इसके लिए वो विंग को वांग जी को अपने साथ लेकर जाएगा। जब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, उसी बीच में म्यान म्यान जो सब वापस आती है ना फ्रेश होकर, तो उसका चेहरा एकदम डल पड़ा हुआ था। सारे दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या आखिर हुआ क्या है। तब वो हयसंग को मारते हुए बोलती है, सारी तुम्हारी गलती है, सारी तुम्हारी गलती है, मैं क्या करूँगी अब। हयसंग पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। म्यान म्यान बताती है कि उसके अंदर एक नन्ही जान है, जिसका ख्याल वो कैसे रखेगी वो उसे नहीं पता है। ये जानकर सब लोग बहुत खुश थे। उनके पूरे फ्रेंड सर्कल में एक लौते इंसान जिनके पास बेबीज़ हो सकते हैं, वो यही तो है। ओ गॉड, वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे। हयसंग तो नाच रहा था म्यान म्यान को उठाने के बाद। और इसी खुशी के साथ में आज का ये FF एंड होता है। आई होप आपको ये शियान वांग फैन फिक्शन पसंद आया होगा। आई नो गाइस, मैंने इसमें कोई ज़्यादा क्यूट लबी लबी स्वीट सीन्स नहीं दिखाए हैं, बट जो भी है, बहुत दिनों के बाद कोई अपडेट किया है इस चैनल पे, तो झेल लो यार। इसके बाद कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स लेकर आ सकूँ, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज़ लेकर आ सकूँ। चलो फिर मिलते हैं किसी नए फ़ैन फिक्शन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, मेरे नए नए फ़ैन फिक्शंस के आने का इंतज़ार करते रहिएगा। बाय बाय।